Hi guys, I am Zoya Naqvi and we are joined with Dr. Arvind Rao today and you are watching Deep Democracy. तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बट बिफोर दैट सर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इलेक्शंस काफ़ी फ़नी चीज़ होती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है कभी कभी। जो जीतता है वो सिकंदर बन जाता है बट इस बार के दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिला है। बीजेपी को सीट्स तो ज़्यादा मिली बट आम आदमी पार्टी एक छोटे वोटिंग परसेंटेज की वजह से हार गई। तो सवाल ये बनता है कि क्या आम आदमी पार्टी हार के भी जीत गई? एंड बिफोर वी कंटिन्यू गाइज आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर अरविंद राव. He is a dedicated educator and also a DART fellow and he has very vast education experience across countries like India, USA and Germany. Sir, we are honored to have you here. थैंक यू। फर्स्ट थिंग आपने कहा, और जैसा कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्यों केजरीवाल हार के भी जीत गए जी। तो इसमें सबसे पहले तो हम थोड़ा दिल्ली को समझते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं। दिल्ली की मॉर्फोलॉजी और दिल्ली की डेमोग्राफी कुछ इस तरीके से है। लेट्स से एक हमारे पास एरिया है शाहजहानाबाद वाला, वो पुरानी दिल्ली। एक हमारे पास है लुटियंस दिल्ली जो ब्रिटिशर्स के टाइम की है। एक है मुगल वाली दिल्ली जिसमें आपका इधर वाला एरिया आ जाता है जो फोर्ट वाला है, हौज खास है। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जब पार्टीशन हुआ तो लार्जली पीपल हु केम फ्रॉम पाकिस्तान उनको सेटल किया गया इन एंड अराउंड दीज सिटीज। तो उनके लिए मॉडल टाउन बनाया गया। लगभग हम देखेंगे कि हर सिटी में एक मॉडल टाउन है। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में फरीदाबाद है, सोनीपत है, गुड़गांव है। तो इन सिटीज में मॉडल टाउन नाम से एक टाउन रहता है, उसमें लार्जली पंजाबी पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान से आए थे। ऐसे ही मुखर्जी नगर में हम बोलते हैं किंग्सवे कैंप। वो कैंप नाम इसी उससे है कि जब पाकिस्तान से आए थे वहाँ पे कैंप बनाया गया था, वहाँ पे वो लोग रह रहे थे। दूसरा, जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये पॉपुलेशन आई और इनको सेटल डाउन किया गया दिल्ली में, उसके बाद 1947 से और आज तक के कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली किस तरीके से ग्रो हुई है, तो उसकी 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर है कि आपका एक विलेज है, जैसे मुनीर का एक विलेज है, हौज का से एक विलेज है, बेरसराय। ये सराय इनको बोलते थे कि लोग जो बाहर से आते थे वो यहीं रुकते थे, बेरसराय, कटोरिया सराय। तो दीज वर द इन्स, सराय जिनको बोलते हैं। अब एक ओरिजिनल विलेज है, उसके अंदर पॉपुलेशन रह रही है और उसके चारों तरफ जो है आपकी खेत खलियान है। इस ओरिजिनल विलेज को बेसिकली लालडोरा डिलिमिटेड रेवेन्यू विलेज बोलते थे ब्रिटिश टाइम से। अब ये जो लालडोरा के अंदर विलेज है, इसके बाहर इस विलेज के रहने वालों की खेती है। अब इस खेत खलियान वाली जमीन को स्लोली अर्बन डेवलपमेंट की वजह से परचेज करना स्टार्ट कर दिया। तो हर विलेज के चारों तरफ आप पाएंगे कि आइदर डेवलप्ड बाय डीडीए और सम प्राइवेट डेवलपर, यू हैव गॉट गेटेड कम्युनिटीज और न्यू अर्बन डेवलपमेंट। अब ये जो नया अर्बन डेवलपमेंट जब बन रहा था, लेट्स से मान लीजिए मुनीर का है, ये ओरिजिनली विलेज था एक, अब आज और अर्बन विलेज बन गया है। इसके पास में आप साइड में देखेंगे तो डीडीए है, इस तरफ देखेंगे तो मुनीर का विहार है, फिर डीडीए है, फिर आरकेपुरम है। तो ये सारा लैंड जो है मुनीर का लोगों का, मुनीर का के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है उन्हीं का है जी। और जैसे जेएनयू आ गई, आईआईटी आ गई, ये सारा न्यू अर्बन डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्कर केम इनटू दिस अर्बन विलेज। अब वो अर्बन विलेज में कुछ समय बाद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने आसपास देखना स्टार्ट कर दिया कि कोई ऐसी लैंड का प्लॉट का हो जहां हम ऐसे रहने लग जाएं, कोई कुछ बोले ना। तो एक गंदी सी जगह देख के, गंदा नाला देख के या कोई शमशान भूमि देख के, उससे ये थर्ड लेयर बननी स्टार्ट हुई जिसको हम बोलते हैं स्लम्स या झुग्गी झोपड़ी या अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज। अब ये 3 लेयर है। एक लेयर है जिसमें आपका ओरिजिनल विलेज है, दूसरी लेयर है जिसमें न्यू अर्बन डेवलपमेंट है, तीसरी लेयर है जो झुग्गी झोपड़ीज है। ये एक मॉर्फोलॉजी का दिल्ली को समझने का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसमें
जो झुग्गी झोपड़ी की पॉपुलेशन है, यू विल नॉट बिलीव 45% पॉपुलेशन हमारी अनऑथोराइज कॉलोनी में दिल्ली में, ये मिलियंस में है, इसको कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन इसको केजरीवाल के आने से पहले इसको मैनेज किया जाता था थ्रू, भाई दारू राट को दे दो, वहां पे वो हमारे पक्ष में वोट डाल लेंगे, 500 रुपीज पर कैंडिडेट दे दो, हमारे पक्ष में डालेंगे, उनको ऐसे मैनेज किया जाता था उस समय। जब केजरीवाल आया और केजरीवाल ने स्पेसिफिकली इस पे फोकस किया, तो जब काउंटिंग हो रही थी फर्स्ट टाइम, तो बूथ लेवल पे कांग्रेस के वर्कर की दारू तो हमारी पी और वोट केजरीवाल को डाल के आए हैं सारे। तो ये मॉर्फोलॉजिकल 3 डिविजन्स हो गए। इन डिविजन्स में जो हटमेंट्स और आपकी झुग्गी झोपड़ीज हैं, उन पे अरविंद केजरीवाल का बहुत अच्छा होल्ड था, दैट इज 1। 2, अर्बन विलेजेस में भी केजरीवाल का अच्छा होल्ड था। उसका एक रीजन तो ये कि कास्ट वाइज और वैसे देखें तो ही कम्स फ्रॉम हरियाणा, तो दिल्ली के अंदर जो है ना हरियाणवी कल्चर, लेट्स से मुनीर का के अंदर जो जाट है, एरावत है, टोकस है, ऐसे ही दूसरे ये थोड़ी हरियाणवी कल्चर का है। फिर उधर जाएं लेफ्ट की ओर, थोड़ा साउथ ईस्ट की ओर, फरीदाबाद वाले टच, वहाँ थोड़ा गुजर डोमिनेटेड विलेज है, जहाँ से विदुड़ी जी हैं बीजेपी के। देन आपका ये राजेंद्र नगर और ये सब एरिया थोड़ा पंजाबी कल्चर का है। तो लगभग स्टार्टिंग के दौर में तो केजरीवाल को सभी लोगों ने ही वोट दिया था। इसमें आपका झुग्गी झोपड़ी वाला देख लो, चाहे मिडिल क्लास वाला देख लो, या एकदम टॉप जो लोग थे वो भी इनके साथ जुड़े हुए थे, जो एलिट हैं। लेकिन स्लोली इस तरह का होने लगा कि एक तो केजरीवाल अपनी कोर वैल्यूज से डेविएट हो गए, बिकॉज उनका जो एंटी करप्शन वाला स्टैंड था उसी में वो अंदर जा रहे हैं, चाहे उसमें कितनी सच्चाई हो ना हो, बट परसेप्शन तो जनता के बीच में यही गया कि कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल। दूसरा जो है, इसको हम समझेंगे कि क्या ये केजरीवाल की हार है व्यक्तिगत, या ये केजरीवाल का जो मॉडल था उसकी हार है। तो पिछले एक पॉडकास्ट में भी मैं दर्शकों से बोलूँगा कि देखें उसको, दिल्ली वर्सेस गुजरात मॉडल पे एक अलग से पॉडकास्ट है प्रॉपर। तो दिल्ली मॉडल ऑल ओवर वर्ल्ड जब ये डिस्कशन चल रहा था इकोनॉमिस्ट का कि वेदर वी शुड अब्जॉर्ब वेलफेयर इकोनॉमिक्स और एकदम ओपन मार्केट एफिशिएंसी वाला कैपिटलिस्टिक मॉडल पे चलेगा, तो वो सेन वर्सेस भगवती में डिबेट में बहुत सारे लोगों ने भगवती के उसको माना है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, ग्रोथ रिडन है, और वो कॉर्पोरेट टैक्स और बड़ी चीज़ों पे बड़े घरानों को सेविंग बेनिफिट्स देते हैं, बिकॉज दे कंसिडर कि ये लोग वेल्थ क्रिएटर है, और आप गरीब आदमी को दोगे वो खा पी के सो जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन का ही काम स्टेट का है, और स्टेट अगर वेलफेयर पॉलिसी अपनाता है, लॉन्ग टर्म में अगर एजुकेशन, हेल्थ और जेंडर पे फोकस करता है, तो डेवलपमेंट आपको उस तरह का मिलेगा जो कि होलिस्टिक है, इंक्लूसिव है, सस्टेनेबल है जी। तो इसी चीज को अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी लेवल पे सेन मॉडल को अपनाया कि इनइक्वालिटीज कम हो, जेंडर डेवलपमेंट अच्छा हो, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो। लेकिन वो मॉडल जो है उसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो दिखाई भी नहीं देते अपेरेंटली, बिकॉज आप एक फ्लाईओवर बनाओगे तो लोग देखते हैं उसको कि ये फ्लाईओवर आपने बनाया है, लेकिन आप अगर एजुकेशन हेल्थ पे कहीं खर्च कर रहे हो तो वो अपेरेंटली दिखता नहीं है, वो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर रहे हो आपकी दिखाई दे। तो ये केजरीवाल की अपनी व्यक्तिगत हार है, उस मॉडल की हार तो मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि केजरीवाल हार के इसी लिए जीत गए कि बीजेपी को उन मुद्दों पे आना पड़ा जो मुद्दे केजरीवाल के थे, राइट। दूसरे किसी भी चुनाव में आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम होता है, दिल्ली इलेक्शन में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर मुद्दे थे स्वास्थ्य के, शिक्षा के, एंड यमुना क्लीनिंग के, ये सब मुद्दे थे। तो हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, उन्होंने बोला हम 2000 देंगे, तो उनका हम 2500 देंगे। उन्होंने बोला कि हम फ्री बस वाली वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये स्कीम हम मेंटेन रखेंगे। उन्होंने बोला कि हम ये चीज झुग्गी झोपड़ियों के लिए कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अच्छा घर बनाएंगे, और एक मॉडल बना के वो मोदी जी ने दिखाया भी। तो उससे कहीं ना कहीं
उस पूरी जो वोट बैंक केजरीवाल का था वो बीजेपी समझ गई थी कि स्लम्स वाले ये इनको देंगे, तो हर स्लम के अंदर मैन टू मैन मार्किंग करके हर 10 लोगों पे, मतलब बीजेपी के एमपी से लेके हर उससे एमएलए एमपी आए हुए थे, चाहे आपका हरियाणा से हो, और वो इन स्लम्स में आरएसएस के लोग और बीजेपी वाले लोग भी वहीं डेरा डाल के रह रहे थे कि हमें ये इस वोट बैंक पे सेंध लगानी ही लगानी है। तो वो वोट बैंक पे सेंध लगाते ही मिडिल क्लास वैसे ही उनके फेवर में नहीं थी। तो प्रिलिमिनरी ये मैं कहूंगा कि क्यों केजरीवाल हार के भी जीत गए। तो आपके रीजंस भी वैलिड है। अब आगे बढ़े अगर हम, तो रिजल्ट्स को अगर हम समझें बहुत ही ध्यान से, बीजेपी को 45.56% के वोट्स मिले, आपको वहीं 43.5%, बस 1.99% का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो सर ये इतना गैप हम क्यों देख रहे हैं? एक तो ये कि ये बहुत ही मतलब कम गैप है ये जी, परसेंटेज के तौर पे देखें, लेकिन इसका यही है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का लिमिटेशंस भी यही है कि लेट्स से 50% को आप वोट दे रहे हो और ट्रायंगल जहाँ पे हो रहा है या 4-5 कैंडिडेट हैं, तो जो जीतने वाला है वो तो 35% पे जीत रहा है, और मतलब उस कैंडिडेट के अगेंस्ट वोट पड़ रहे हैं 65% नहीं चाहते कि ये कैंडिडेट बने, लेकिन वो बनता है। तो बहुत सारी सीट्स ऐसी रही जहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत थोड़ा सा ही गैप है जी, और उसमें भी जो थोड़े क्रिटिकल हैं बीजेपी को लेके, उनका तो कहना है कि लेट्स से न्यू दिल्ली सीट पे 18,000 वोट कटवा दिए या इस तरह का डिलीट करवा दिए, फिर इलेक्शन कमीशन के पास गए लोग, फिर ये रुका, अदरवाइज ये चल ही रहा था सिलसिला काफी टाइम से। बट वो सारी बातें ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्ट्रेटजी है, अपनी वो है, उससे ये आम आदमी पार्टी बैठ के रोने लग जाए कि जैसे कांग्रेस करती है हर बात पे कि हमारे साथ तो ये हो गया वो हो गया। आप लेके आइए फैक्ट्स के साथ, जनता के बीच में जाइए, बताइए कि ये हो रहा है, आप क्यों नहीं मोबिलाइज कर पा रहे इन मुद्दों पे। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, तो जनता अगर उस चीज में बिलीव करती है तो आपको मोबिलाइज करना चाहिए उस मुद्दे पे। पर सर हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी के पास पावर है और आपके पास आज भी पॉपुलैरिटी है, तो यहाँ पे पावर वर्सेस पॉपुलैरिटी का एक डिवीजन आ जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए केजरीवाल, दिल्ली का अपना जो वोटर है ना, बेसिकली दिल्ली का वोटर बहुत ट्रांजैक्शनल वोटर है। आप यूपी में जाएंगे, आपको आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जी हम तो चौधरी जी के नाम पे वोट देंगे, अजीत हो बाद में हो, चौधरी चरण सिंह के वोटर आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे जो खेतीबाड़ी समुदाय के लोग हैं। हरियाणा में जाएंगे, आपको चौधरी देवीलाल के नाम पे आज भी वोट डालने वाले मिल जाएंगे कि हम वहीं डालेंगे, चाहे आप कुछ भी कहें। यूपी में आज भी आपको मायावती के और मुलायम सिंह के ऐसे समर्थक मिल जाएंगे कि वो लीगेसी टाइप में चलते हैं। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ही मिक्स है, कुछ पूर्वांचली लोग हैं, कुछ पंजाबी लोग हैं, कुछ हरियाणवी कल्चर वाले लोग हैं। तो ये जो कल्चर है इसमें वो वाली चीज नहीं कि किसी एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत लंबे समय तक आप वो रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल वाज पॉपुलर, जी, बट इट वाज पॉपुलर ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शनल बेनिफिट दे वर गेटिंग। ऐसा कुछ नहीं कि केजरीवाल के लिए उनका पहले जैसे लोगों का होता था कि राजीव गांधी के लिए कुछ लोगों का इतना प्यार है, तो उस तरह का केजरीवाल के वो समर्थक नहीं है। इसलिए केजरीवाल को वापस रीगेन करने के लिए फिर से यही सब बात करनी पड़ेगी कि मैं इससे बेहतर वो दूंगा। लेकिन केजरीवाल की जीत इसमें है कि बीजेपी को वो सारे मुद्दों पे आके ये बोलना पड़ा कि एजुकेशन इज प्रायोरिटी, हेल्थ इज प्रायोरिटी, विमेन को हम फ्री देंगे, हम 2500 रुपये देंगे, प्लस हम आपको यमुना क्लीन करके देंगे। जी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपका ग्रीन पॉलिटिक्स इंडिया में आ जाए। इंडिया में तो जाति के ऊपर वोट पड़ते थे, तो ये केजरीवाल की जीत है कि वो ग्रीन पॉलिटिक्स पे ले आए कि आज बात यमुना की हो रही है या जो लैंडफिल
साइट्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे हो रही है कि कब आप इनको क्लीन करोगे। तो यमुना की क्लीन के ऊपर मुद्दे होना ये सब नीदरलैंड में और कुछ कुछ जगह पे ग्रीन पार्टी थी जो इस तरह के मुद्दों पे चुनाव लड़ती थी। उनमें एक वो करते हैं वो लोग निम्बी मूवमेंट करके बोलते हैं, नॉट इन माई बैकयार्ड। तो छोटा सा ही पॉल्यूशन का है, कुछ हो रहा है तो वहां जाके मूवमेंट करना कि ये हटाओ यहाँ से। तो दिस टाइम इट वाज अ काइंड ऑफ निम्बी मूवमेंट फॉर यमुना। जो दिल्ली के मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वी वांट दैट क्लियर बहुत अच्छा रिवर फ्रंट बनाओ, वो अच्छी हवा हो, यहाँ पे लेस पोल्यूशन हो। तो उनको ये दिख गया कि केजरीवाल जो है ये सब काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि केजरीवाल जो है वो ये, और मिडिल क्लास जो है वो बेसिकली इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी कि ये तुम बार बार जो है इतना दे देंगे इतना दे देंगे। तो उनको लगता है कि यार हमारी पॉकेट से टैक्स जा रहा है और ये फ्री भी करे जा रहा है। तो ऑफ कोर्स मिडिल क्लास जो है अब केजरीवाल को उस रूप में नहीं देख रही थी दिल्ली में, जैसे कि पहले ये एंटी करप्शन और उन सब मूवमेंट के उससे आया। फिर दूसरा धीरे धीरे इनके जो बिल्कुल स्टार्टिंग के को फाउंडर टाइप में थे वो सारे लोग अलग हो गए, वेदर इट इज योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद, अन्ना हजारे जी खुद, तो किरण बेदी कहीं और चली गई। फिर पूरे उस चुनाव के दौरान इनका जो फ्रंटलाइन लीडरशिप थी, चाहे वो ये संजय हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, सभी लोग तो जेल में थे। तो एक परसेप्शन भी बनता है जनता का, और दूसरी चीज ये है कि वो सारी चीजें समय नहीं मिल पाता है कि काम करें। तो आधे टाइम तो जेल में रहने से और उनसे रहा है। दूसरा, हर समय टसल रहता था केंद्र और राज्य लेवल पे कि एलजी ने ये पास नहीं किया, हम घर घर सर्विस वाला वो लेने जा रहे, ये लाने जा रहे थे, उसको पास नहीं कर रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा दिल्ली का गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड है। ऑन द वन हैंड इट इज ए यूटी, फिर स्टेट भी है, वो भी पूरी तरह स्टेट नहीं है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना रोल है, फिर कंटोनमेंट बोर्ड्स और वो छोटे छोटे अलग है, एनडीएमसी अलग है, डीडी अलग है। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। और सर अगर हम बीजेपी की बात करें यहीं पे, तो इस इलेक्शन को जीतने के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग थी या फिर ये कुछ अलग ही कहानी है? देखिए, बीजेपी हमेशा से ही बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती है, इसमें तो उनको दाद देना चाहिए। वो कभी भी इस तरीके से पहले हार के नहीं चलते। हरियाणा के चुनाव में लोगों को लग रहा था कि बीजेपी ने हार मान ली है, लेकिन बीजेपी को ये दिख रहा था कि हम बड़ी रैली नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें छोटी छोटी सभाएं करनी है। सेम वे यहाँ पे सारे समीकरण को कैसे देख के कि भाई केजरीवाल बनिया है तो बनिया समाज उनके साथ जा सकता है, तो उन चीज़ों में उनको काउंटर कैसे किया जाए। दूसरी चीज़, फिर मोदी जी बिल्कुल फ्रंट में आके इस चीज़ को जो स्लम्स और वहाँ पे जो बनाया एक वो जो दिखाया पूरा मोदी जी ने खुद जाके कि ये आपको घर मिल गया है, तो वो एक होप बनी कि हमें भी मिल सकता है घर। लेकिन ये जो इस तरीके से रिडेवलपमेंट वाला है, ये दिल्ली में पहले बहुत पुरानी डिबेट रही है कि कहीं और घर दे दिया, वो यूजुअली उसको रेंट पे दे के फिर वहीं आके रहने लग जाते हैं। लेकिन ये कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही उसमें एक तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार तरीके से किया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ये मतलब आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनाव से ही घबरा गई थी। उन्होंने बहुत जल्दी अपनी टिकट बांटी और बहुत जल्दी जिनकी टिकट काटनी थी उनकी काट दी। तो वो दिख रहा था कि कोई भी जो है ना हार सकता है बीजेपी के सामने, तो केजरीवाल ये ना मान के चलें। तो वो लड़ाई उन्होंने भी खूब लड़ी आखिर तक आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अब वो काडर और वो सब चीजें नहीं है, पैसा काडर। बीजेपी के पास आरएसएस है, बीजेपी के पास एकदम बूथ लेवल तक स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता है। और सर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि बीजेपी अब एक पॉलिटिकल पार्टी ना हो के मोर लाइक अ कंपनी हो गई है, क्योंकि वो जो भी चीज़ें करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक रहती है और प्लान रहती है। तो ऐसा क्यों है? देखिए,
इसका एक रीजन तो ये है कि संघ जो है वो अपने आप में बहुत ही एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सबसे पहले ऊपर मोहन भागवत जी हैं, मोहन भागवत जी के बाद 2 सह संस्थापक और सह प्रचारक होंगे, उसके नीचे फिर 6 लोग हैं, जिसमें ये अरुण जी हैं, इधर से आपका जो एबीवीपी के राष्ट्रीय वो संभालते हैं, नाम भूल रहा हूं उनका मैं, तो ये 6 लोग एक साथ उसमें हैं। तो जो मेहनत करके ऊपर की ओर जा रहा है और जो संघ को बढ़ाता है उसको ऊपर बढ़ाते हैं। तो इस तरह का ये वो कल्चर हो गया ना कि भाई जो काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जी। लेट्स से इनको रेखा गुप्ता को चुना इन्होंने, तो संघ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि संघ की जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी उसमें रही है। तो एबीवीपी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आती हैं, डूसू चुनाव जीता हुआ है, और फिर बाद में संघ का इनकी तरफ था ही कि आप इनको बनाइए। और ये बहुत अच्छा वो है, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री को जब आप बना देते हो तो केजरीवाल कल को फिर वो करेगा तो बहुत अच्छी टोन में बात करनी पड़ती है आपको। दूसरा कोई भी मेल होता है तो आप अलग तरीके से बोल सकते हो, फीमेल जब सामने है तो आपको बहुत एक सलीके से बात करनी होती है। जी। और सर फिर ये भी है कि डेलिमिटेशन कमीशन जो है, तो दिल्ली की जो सीट्स इंक्रीज होंगी आने वाले टाइम में, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो सीट्स इंक्रीज होंगी वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज़्यादा होंगी, या फिर वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही साइड रहने वाली है? देखिए, इसमें जेरीमेंडरिंग करके एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, जिसके बारे में बता रहे हो। तो जेरीमेंडरिंग ये कहता है कि जो ऑलरेडी पावर में है जी, वो जब डिलिमिटेशन करता है तो वो इस हिसाब से करता है कि मुझे बेनिफिट हो। ओके। तो उसमें वो सब देखा जाता है कि लेट्स से दिल्ली के अंदर कुछ गिटोज हैं जिसमें एकदम मुस्लिम पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है, तो इसको कैसे मैनिपुलेट करना है। जी। कहीं पे ऐसी जगह लग रहा है कि ये पॉपुलेशन ऐसी है जो बीजेपी के अगेंस्ट ही रहती है, तो उनको कैसे मैनिपुलेट करना है कि वो वहाँ मेजोरिटी में ना रहें, वो अदरवाइज वो सीट हमारे उससे जाएगी। तो उनमें उसको ऐसे काट दिया जाए कि ये आधी कुछ पॉपुलेशन इस सीट में चलेगी, कुछ इसमें चलेगी, कुछ इसमें चलेगी। तो वो टैक्टिक्स तो होती है, और उसमें नो डाउट जो पावर में होता है उसको ही बेनिफिट होता है, चाहे कोई भी हो। पहले की लिमिटेशंस में भी इस तरह का रहा है, कांग्रेस ने भी इन सब चीज़ों का लिया है बेनिफिट। तो ये चीज़ है, इसमें तो रहेगा बेनिफिट। बट इसमें मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ को इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये केजरीवाल की जीत इस लिहाज से है कि हम पॉलिटिक्स को फिर से उस क्रॉस रोड पे ले आए हैं जहाँ पे आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते कि हमें वेलफेयर स्टेट वाली कल्पना को भूल जाओ और प्रॉपरली अपना जो ये बोलते हो अपन मार्केटिंग वाले और इस तरह की चीज़ करो, एकदम मार्केट एफिशिएंसी वो सब खत्म कर देगी। लेकिन सच्चाई ये है, इसमें कुछ कुछ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और इसकी मैं बताता हूँ आपको 3-4 चीज़ें। एक जोसेफ स्टिग्लिट्ज नाम के इकोनॉमिस्ट हैं, सो ही टॉक्स अबाउट इनइक्वालिटीज एंड डिसकंटेंट। तो जहाँ जहाँ पे मार्केट एफिशिएंसी की हमने बात की, वहाँ पे इनइक्वालिटीज इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। अभी इंडिया के ऊपर भी आप देखो तो नॉट ओनली दिस जोसेफ स्टिग्लिट्ज, एक और व्यक्ति हैं जिनकी बहुत फेमस बुक है पिकैटी, थॉमस पिकैटी। तो थॉमस पिकैटी राइट्स ऑन इनइक्वालिटीज इन एशिया, इन इंडिया। तो दे आर सेइंग कि व्हेन वी आर अडॉप्टिंग ट्रिकल डाउन काइंड ऑफ मॉडल, जहाँ पे ये होता है कि ऊपर एक बार जब बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज और उन सबको पैसा मिल जाएगा, वो अमीर हो जाएंगे, तो स्लोली वो इन्वेस्ट करेंगे एंड इट ग्रोथ विल ट्रिकल डाउन। तो उसमें इस तरह का है, लेट से गुड़गांव के एक खास एरिया में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, तो वो एक ग्रोथ पोल बन गया। इस तरह के लेट से दिल्ली के चारों तरफ ये सैटेलाइट सिटीज हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, इधर सोनीपत है, इधर बहादुरगढ़ है। तो ये जो है स्प्रेड होगी ग्रोथ, लेकिन वो होती नहीं है। लेट से गुड़गांव के जस्ट बगल में मेवात है, तो मेवात इज टोटली बैकवर्ड, वहाँ कहीं परकोलेट डाउन नहीं हो रहा।
तो भगवती वाले मॉडल में इशू यही है कि इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा होंगी, दैट इज़ वन। टू, जेंडर को लेके उनका कोई अलग से फोकस नहीं रहता। थ्री, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसकी बात करते आए कि भाई एजेंसी को अपनी फंक्शनिंग और कैपेबिलिटीज को देख के जो करना चाहता है जिंदगी में वो करने का उसे मौका मिले, ये सेन साहब कहते रहे। जी। तो इस लिहाज से अगर हम चलेंगे तो उसमें ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करानी है सभी लोगों को। तो एक टॉप पिरामिड में अगर कुछ खास लोगों को बहुत कुछ मिल गया तो उससे इनइक्वालिटीज इंक्रीज होंगी, तो वो मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बात करते हैं डीप डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ की। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सिर्फ पॉलिसी से ही गवर्न हो रहे हैं। वो कहते हैं कि इट इज इंटीग्रेशन दैट मैटर्स, क्या आप वर्ल्ड से कितने इंटीग्रेटेड हो। योर सोशल इंस्टीट्यूशन मैटर्स, आपके अगर कास्ट, रिलीजन और इन सब फॉल्ट लाइंस पे अगर आप लड़ते रहोगे तो कभी भी ग्रोथ होगी नहीं। देन पॉल क्रूगमैन और इस तरह के जो लोग इन्होंने बताया कि जो स्पेशल स्पेसिफिसिटी है वो भी मैटर करती है। लेट्स से गुड़गांव डेवलप हो गया, फरीदाबाद हो गया, लेकिन बहादुरगढ़ नहीं हो पाया। वहाँ तक मेट्रो भी चलेगी, सब कुछ चला गया, लेकिन आज तक बहादुरगढ़ जो है खूब गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाए हैं बट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी लोकेशन कुछ इस तरह की है, उस तरह का रेलवे और वो बेनिफिट नहीं मिल पाए। तो इस पूरे मॉडल को अगर हम बीजेपी वर्सेस केजरीवाल की ओर देखें तो बीजेपी वाले मॉडल में हमें मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हमें अच्छे फ्लाईओवर्स मिलेंगे, हमें अपर मिडिल क्लास को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो है ऑफ कोर्स कल्चरल नेशनलिज्म और उन सब बातों में आके कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम हिंदू हैं तो हम लोगों को हिंदुओं की सरकार है, इससे अच्छी बात क्या है। तो वो चीज भी है मेजोरिटी, लेकिन वो फिर अगर हम इस लिहाज से चलेंगे तो मेजोरिटेरियनिज्म हो गया ना डेमोक्रेसी की वजह। बिल्कुल। पर सर जहाँ तक मुझे पता है बीजेपी जीत गई है, पर आम आदमी पार्टी के लिए आगे क्या है, उनका क्या फ्यूचर रहेगा आपके पीओवी? देखो, आम आदमी पार्टी का क्या फ्यूचर रहेगा वो अभी कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि बीजेपी जो है वो सिर्फ हराने तक नहीं रुकने वाली है। बीजेपी कोशिश करेगी कि पार्टी पूरी खत्म हो। एंड दूसरी चीज ये है कि लालू जी ने पार्लियामेंट में एक बार बोला था कि केजरीवाल जो है धरती पकड़ पहलवान है। तो इसका मतलब ये होता है कि कुश्ती में धरती पकड़ पहलवान वो होता है कि वो ना तो जीतता है ना हारता है, वो मतलब जीतने भी नहीं देता और खुद हारता भी नहीं है। तो केजरीवाल जो है वो उस तरीके से ही लगेगा, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में घूमे, क्या करेगा क्या नहीं करेगा वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। लेकिन ये श्योर है कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाले उस तरह का व्यक्ति नहीं है। वो पूरा उस चीज से चाहे कितना भी, अगर आप वो अपनी कोर वैल्यूज को छोड़ के उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि एक समय के बाद पॉलिटिकल पार्टी में आप स्टार्टिंग में क्लीनिंग, ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल डेमोक्रेसी सब कुछ रखते हो, राइट। लेकिन एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होने लगता है कि ऐसे पार्टी चल नहीं सकती, पार्टी को पैसा चाहिए। बिल्कुल। अब फिर वो धीरे धीरे उन्होंने भी ऐसे ही राज्यसभा में पैसे लेके भेजना शुरू कर दिया। फिर ये स्पेसिफिकली लिकर वाले, उससे महिलाएं बहुत अगेंस्ट हुई उनके कि लिकर एक के साथ एक फ्री। और हालांकि वही सेम पॉलिसी हरियाणा में भी है, यूपी भी ला रहा है उस पॉलिसी को कि भाई जो सेल करने वाला है वो प्राइवेट है, वो अपना कुछ डिस्काउंट वगैरह दे, हमें कोई इश्यू नहीं इससे। तो वो ही थी उस लिकर पॉलिसी में कि कोई डिस्काउंट देना चाहे तो हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का और वो सब इतना रोल रहा, लेकिन ये मुद्दा जो है केजरीवाल के चिपक गया परसेप्शन वाइज कि शराब वाले उसमें तुम गए हो, फिर जेल जाने वाली बात हो गई, ईडी सीबीआई की बात हो गई। फिर ये जो एवरीडे कंटेस्टेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रहता था सेंटर और उसमें कहीं ना कहीं जनता को लगा कि यार तुम दूरी कर रहे हो, अब क्या ये सरकार सही है हमारे लिए कि नहीं है? हाँ, उनको ये लगा कि यार आम आदमी पार्टी आएगी तो फिर से इनके डेली के वो रहेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम बीजेपी को ही देते हैं एक बार। और ऑफ कोर्स एक पाथ डिपेंडेंसी थ्योरी है जिसमें ये कि जो चीज एक बार हुई हो वो रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद तो पहले जो कांग्रेस और बीजेपी वाला ड्विंडलिंग होता था ना दिल्ली में, तो जनता उस तरफ चली गई। अब केजरीवाल बीच में आए थे अपना नया वो लेके, और लोगों ने उस चीज को
एंटी करप्शन और उस सब की वजह से एम्ब्रेस भी किया। बहुत सारी फंडिंग कहीं से थी, क्या था, बहुत मुद्दे चल रहे हैं अभी भी उस पे कि अन्ना हजारे मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया, किस तरह का था। बट बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी हार तो कांग्रेस की है। कांग्रेस अपने सेकुलरिज्म और उन सब बातों को लेके, इनफैक्ट मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो केजरीवाल को वोट कर रहे थे 2 बार से कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज कांग्रेस तो हमें जीती हुई नजर नहीं आ रही है, तो क्यों ना आम आदमी पार्टी को ही दिया जाए। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को मुस्लिम्स ने भी वोट नहीं किया, बिकॉज ना ही तो उनका क्लियर स्टेटमेंट आया कुछ सीए, एनआरसी और शाहीन बाग इन सब पे, वो इनसे दूर रहे। और फिर साथ में उन्होंने वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला अपना शुरू कर दिया कि तुम राम की बात करोगे तो मैं हनुमान की बात करूंगा। वो हनुमान जी मंदिर जाने लगे, पूजा का वीडियो जारी करने लगे, फिर बोले कि इंडिया के नोट्स पे लक्ष्मी माता की फोटोग्राफ लगाओ। अरे तुम, मतलब जिस चीज में बीजेपी बहुत अच्छी है तुम उसी चीज को कर रहे हो। और बीजेपी, केजरीवाल बीजेपी को इमिटेट और मिमिक कर रहा था और बीजेपी ने केजरीवाल को पकड़ लिया उसी की चीजों पे कि तू ये सब बात करता है स्लम्स की और इनकी, तो इसी में जाके तेरे को हराएंगे। तो स्लम्स वाली, महिला वाली, बस फ्री वाली, बिजली फ्री वाली, पानी फ्री वाली, वो सारी स्कीम्स तो मोदी जी ने खुद बोली कि ये तो यथावत रहेंगी ही। इसके अलावा हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे, जिसमें यमुना मैया की सफाई होगी और बहुत जल्द करेंगे उस चीज को, ये रिवर फ्रंट बनाएंगे और दिल्ली को पोल्यूशन से छुटकारा दिलाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आया। तो सर, अगर हम पावर वर्सेस पॉपुलैरिटी की पॉइंट को वापस लाएं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी पावर और पॉपुलैरिटी दोनों खो देगी? देखो, पावर तो खो ही चुके हैं ऑफ कोर्स वो, और अभी के लिए तो पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी डाउन है। लेकिन पॉपुलैरिटी का ग्राफ अप कैसे होगा, क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करेंगी कि अभी आगे की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें कांग्रेस किस तरीके से बिहेव करती है। मान लीजिए राहुल गांधी फिर से कुछ इस तरह का करते हैं जैसा कि ये यात्रा की या कोई और ऐसी चीज की जो थोड़ा थोड़ा जनता को पसंद आने लगे हों, तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जब इंक्रीज होगी तो अरविंद केजरीवाल को और बाकी सारे जितने भी रीजनल छत्रप हैं उनको कांग्रेस के अंडर आना पड़ेगा, चाहे वो अखिलेश हैं, चाहे तेजस्वी हैं, चाहे उधर से ममता दीदी हैं, ये सारे फिर कांग्रेस के अंडर आना पड़ेगा इनको। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अब उसे थोड़ी फुर्सत मिलेगी तो वो नेशनल लेवल पे जाके धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी बनाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि उसको वापस जेल भेज दें, क्या रहे क्या ना रहे, बाहर रहेगा तभी तो कहीं कुछ जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ये होना चाहिए कि विपक्ष भी मजबूत हो। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं है तो लोकतांत्रिक चीजों, हालांकि उस तरह के डेवलपमेंट में स्लो हो जाता है बहुत, क्योंकि हर बात पे विपक्ष तो बोलेगा ही कि ये तो आप गलत कर रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो। बट उससे एक टर्निंग निकल के आती है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग विपक्ष होता है तो आपका इतनी आसानी से आप जो मर्जी बिल ले आओ, जिस हिसाब से कर दो, वो सब नहीं किया जाएगा। तो अभी आने वाले समय में देखिए किस तरीके से क्या रहता है। अभी राहुल गांधी ने अपने कुछ भी बताया नहीं है अभी तक का, आगे का वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं। जी, बस वही था सर। बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी अब बिल्कुल ही लोगों के दिलों से हट चुकी है? क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज उनकी अच्छी खासी है, और अभी भी स्लम्स में और अर्बन विलेजेस में उनको वोट दिया है। उनको वोट पंजाबीज ने भी दिया है, उनको वोट जाट बेल्ट जो है उन्होंने भी दिया है। देखिए इधर आपका साउथ वेस्ट वाला जो ये पूरा रीजन है जिसमें बिजवासन है, पालम है, ये रीजन है, इसमें जाट डोमिनेंस है। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो है उधर पूर्वांचली लोग हैं, साउथ ईस्ट वाला जो इधर गुजरों का डोमिनेंस है। देन इधर नॉर्थ वेस्ट में आपका जो ये छावला और ये जो रीजन आता है उसके अंदर भी काफी हद तक
हरियाणवी कल्चर के लोग हैं, तो उन्होंने वोट दिया है केजरीवाल को। लेकिन पर्टिकुलरली अर्बन मिडिल क्लास ने वोट नहीं डाला केजरीवाल को। तो ये जो परसेंटेज गैप है, ये इतना ही, मतलब इसीलिए इतना ज़्यादा गैप नहीं है कि केजरीवाल रिलेवेंट थे और आखिरी दिन तक किसी को इस बात का नहीं अंदेशा था कि केजरीवाल खुद भी हार सकते हैं और उनको हराया जा सकता है। तो ये है, बट आई थिंक रीगेन कर सकते हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी, बट इट्स नॉट गोना बी दैट इजी because at that time people were frustrated with Congress, so there was a vacuum, so he rised against that. लेकिन अब उस वाले माहौल को और उन्हीं मुद्दों पे तो उनको पसंद नहीं करेगी जनता। अब वो कौन से नए मुद्दे उठाते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं, अब वो फिर से आंदोलन पे बैठ जाएं तो हो सकता है कि वहां पे 500 लोग भी नहीं आएंगे। तो उनकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से स्लोली इंडिया लेवल पे जाते हैं या क्या करते हैं। पंजाब का अलग वो चल रहा है उनका, तो बीजेपी का तो रहेगा कि भाई उस पार्टी पे पूरा अटैक किया जाएगा, तोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। और बीजेपी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि हमने जो चीज़ बोली थी उसको बहुत जल्द करेंगे जी। सो आई थिंक विद दिस वी शुड वाइंड अप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ये सारे क्रूशियल टॉपिक्स जो हमें सर ने समझाए। बट अब सवाल आपका ये है कि क्या ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक टेम्परेरी सेटबैक है या फिर ये एक पॉलिटिकल लेसन है जो इन दोनों पार्टीज को कमबैक करने पे मजबूर कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे और हम ऐसी कुछ अलग पॉलिटिकल और सोशल वीडियोस में हम डाइसेक्ट करेंगे। और सर, thank you so much for joining us again. Thank you. And we will see you again. Till then, stay informed and stay aware.